गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश यादव आपके इस केमिस्ट्री की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम बोर क्वांटम थ्योरी, बोर क्वांटम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में बात किया था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी को हम लोगों ने इसलिए समझा था क्योंकि बोर क्वांटम थ्योरी, बोर क्वांटम सिद्धांत जिसको बोर साहब ने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, सन 1913 में दिया था। कब दिया था? सन 1913। ठीक। बोर साहब ने जब अपना क्वांटम थ्योरी दिया तो वो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे दिया था। प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर दिया, इसलिए हम लोगों ने प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा का उत्सर्जन या एब्जॉर्प्शन, ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन लगातार न होकर रुक रुक के होता है, कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होता है। दूसरा पॉइंट जो था वो क्या था कि ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन एक बंडल निश्चित पैकेट में होता है, जिस पैकेट को उन्होंने क्वांटा बोला था या फोटॉन बोला था। ठीक। उसके बाद जो उन्होंने बोला था कि प्लैंक साहब ने जो एक पैकेट, एक बंडल जो है वो क्या है, E=hν hc/λ को बताया था उन्होंने। जहाँ ये तरंग दैर्ध्य थे, ये प्लैंक कांस्टेंट था, ये प्रकाश की चाल है या वेग है, ये जो है प्रकाश की आवृत्ति है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, इसके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल का जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं। तो बोर साहब ने जो पहला पॉइंट है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को बेसिस बनाते हुए उन्होंने बोला परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक बंद वृत्तीय कक्षा में ट्रेवल करता है। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी अगर मान लो ये नाभिक है तो ये नाभिक के चारों ओर ये एक वृत्त जैसी संरचना है। अब वो कैसी है? बंद है। इसी के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। ठीक, इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाता है। इस नाभिक के चारों ओर ऐसे ही चक्कर लगाता है। दूसरी बात उन्होंने बोला था नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। उन्होंने बोला नाभिक के चारों ओर जितने, उन्होंने बोला सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला था ये जैसे नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर अनेक खूब ढेर सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ये खूब ढेर सारी वृत्तीय कक्षाएं, इस तरीके से खूब ढेर सारी अनगिनत वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, अनगिनत वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। लेकिन आगे उन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा। वो पॉइंट क्या है? उन्होंने बोला कि ये इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिसमें उसी कक्षा में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π, जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी पूर्ण गुणक होता है। यानी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है या इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसका जो
एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा, वो क्या होगा, h/2 होगा। ठीक, h/ क्या होगा, 2 होगा। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा, h/2। अब देखो दूसरी कक्षा में, इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दूसरी कक्षा है, इसमें चक्कर लगा रहा है तो इसमें कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, 2h/2। ये क्या हो जाएगा, 2h/2। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π। हमारे कहने का मतलब है अगर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे इसका कोणीय संवेग 3h/2 होगा। अगर चौथी कक्षा में चक्कर लगाता है तो 4h/2 होगा। यानी h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी एक ये पूर्ण संख्या होगी। यानी गिनती की जो पूर्ण संख्या, अगर नेचुरल नंबर की बात करोगे 1 2 3 ये 4 एंड सो ऑन, इसका मल्टीपल होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है जिस कक्षा में घूम रहा है वो कभी भी 1/2 h/2 नहीं होगा, या 3/2 h/2 नहीं होगा। इस तरीके से कभी नहीं पाया जाएगा उनका एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो दूसरा हो गया। दूसरा पॉइंट है जो इनका कोणीय संवेग है, जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग हमेशा क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उनका कोणीय संवेग हमेशा h/2 का पूर्ण गुणक होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है। उन्होंने बोला, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है। इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल बोला जाता है, ऊर्जा का स्तर बोला जाता है। एक निश्चित ऊर्जा का स्तर होता है, उसी को ऊर्जा का स्तर उन्होंने बोला। यानी प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित, प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है। उन्होंने तीसरा पॉइंट बोला प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है, एनर्जी लेवल बोला, इसी बात को उन्होंने बोला एनर्जी लेवल, जिसको उन्होंने एनर्जी लेवल के नाम से बोला। ठीक, ये जो निश्चित ऊर्जा है उसी को एनर्जी लेवल बोला। ठीक, प्रत्येक कक्षा में एक एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर होता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उनकी ऊर्जा जो होती है स्थिर होती है। प्रत्येक कक्षा में एक ऊर्जा जो होती है, प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, सुनिश्चित होती है, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। सपोज दैट, समझ लो, अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इस वाली कक्षा में, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस कक्षा की जो ऊर्जा है वो हमने मान लिया 2 यूनिट है। क्या है, 2 यूनिट है। कुछ भी, ये यूनिट की जगह पे जूल ले लो, कुछ भी ले लो, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी पहली कक्षा में ही क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। अगर उनकी ऊर्जा 3 यूनिट है तो वो नेक्स्ट कक्षा में इससे ऊपर ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। यानी हर कक्षा की ऊर्जा क्या है, निश्चित है, और उस कक्षा की जो ऊर्जा निश्चित है तो वो उस एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन ही उसमें चक्कर लगाएंगे। ठीक, जिसके कारण इन कक्षाओं को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया है। इस कक्षाओं को स्टेशनरी ऑर्बिट, अस्थायी कक्षाएं कहा जाता है। इसका मतलब ये है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं बोला गया। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा क्या है, निश्चित है, और उस ऊर्जा के लेवल के ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसमें चक्कर लगाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं
इस एनर्जी लेवल को या इस स्टेशनरी ऑर्बिट को उन्होंने कुछ नाम दिया। वो नाम कुछ इस प्रकार से हैं, देख लो। बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, स्टेशनरी होती है, अस्थाई होती है। उस अस्थाई वाले कक्षा में उसी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा जो अस्थाई कक्षाएं हैं उसको उन्होंने कुछ अक्षरों से निरूपित किया। जैसे मान लो ये नाभिक है, ये नाभिक के बाद जो है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी, ये चौथी कक्षा, इस तरीके से। तो नाभिक के बाद उन्होंने कहा कि जो पहली कक्षा उसको कैपिटल के, उसके बाद वाली कक्षा को कैपिटल एल, उसके बाद वाली कक्षा को कैपिटल एन, उसके बाद वाली कक्षा को कैपिटल एन से निरूपित किया। यानी उन अस्थाई या स्टेशनरी ऑर्बिट्स को उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अल्फ़ाबेट की मदद ली। इसके लिए उन्होंने कैपिटल के, एल, एम, एन एंड सो ऑन ऐसे निरूपित किया। ठीक, बाद में ये कक्षाओं का मतलब ये है कि एल-एम-एन का बस इतना ही मतलब है। ये जो है पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा एंड सो ऑन ऐसे भी निरूपित किया जाता है। यानी के वाली जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसको कैपिटल के, उसके बाद एल, एम, एन, 1 2 3 ऐसे कक्षाओं, ऐसे संख्याओं से क्रमवत ऐसे दर्शाया गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उन्होंने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर या अस्थायी कक्षा में घूमता रहता है तब तक वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। उन्होंने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्तर की कक्षा में घूमता रहता है तब तक वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है। अब उत्सर्जन अवशोषण का मतलब क्या है? ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी वेग से, किसी चाल से इस कक्षा में घूम रहा है, ठीक, ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इसकी ऊर्जा क्या है? निश्चित है। इस कक्षा की ऊर्जा क्या है? निश्चित है। इस कक्षा की जब ऊर्जा निश्चित है तो ये इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा एक निश्चित होगी। तो उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमता रहेगा। ये ऊर्जा का अवशोषण मतलब एनर्जी को, ये ऊर्जा को लेगा नहीं या ऊर्जा को निकालेगा नहीं। ठीक, कब तक नहीं लेगा और कब तक नहीं निकालेगा? जब तक ये अपने ऑर्बिट या कक्षा में क्या करेगा? घूमता रहेगा। ठीक, तब तक ये ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करेगा और ना ही क्या करेगा? अवशोषण करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद उन्होंने कहा ऊर्जा जो है, ऊर्जा का अगर उत्सर्जन या अवशोषण होता है, ठीक, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो क्या होता है? उसमें लाइनिंग प्राप्त होती है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है तो फलस्वरूप जो होता है एक निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, जिसको उन्होंने स्पेक्ट्रम बोला। क्या बोला? स्पेक्ट्रम। ये जब ऊर्जा इसमें निकलती है, इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलती है या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करता है? लेता है, तो ये क्या करता है? अपने ऊपर वाली कक्षा में क्या करता है? कूद के जाता है। यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहरी सोर्स से, बाहरी किसी जरिए से इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, तो ये क्या करता है? अपने ऊंची वाली कक्षा यानी नेक्स्ट हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करता है? कूद के चला जाता है। क्योंकि इसकी ऊर्जा का मान जब बढ़ेगा तो वो उस ऊर्जा स्तर पे जाएगा जिस ऊर्जा स्तर का इसको ऊर्जा एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁻⁻6 से 10⁻⁻4 से सेकंड से 10⁻⁻6 सेकंड तक रुकता है या
10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी कक्षा में चला आता है। तो जब अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है और स्पेक्ट्रम लाइन पे कुछ स्पेक्ट्रम दिखाई देती है, लाइन दिखाई देती है, जिसको बोर साहब ने स्पेक्ट्रम बोला। क्या बोला? स्पेक्ट्रम बोला। ठीक, इसी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा जो होती है, अगर ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तो पहली कक्षा का ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है, दूसरी कक्षा के ऊर्जा का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी तरीके से तीसरी कक्षा का ऊर्जा का मान और ज़्यादा होता है, चौथी कक्षा का और ज़्यादा, पांचवी कक्षा का और ज़्यादा। यानी जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। ये एनर्जी का मान, कक्षा की ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी भी ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। यानी अगर मान लो इस ऑर्बिट का, ये पहले ऑर्बिट का ऊर्जा जो है ये 2 यूनिट है। क्या है? 2 यूनिट है। तो इसमें जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी की ऊर्जा क्या होगी? 2 यूनिट ही होगी। ठीक, दूसरी कक्षा में, अगर इस कक्षा में ऊर्जा का जो मान है वो क्या है? 3 यूनिट है। क्या है? 3 यूनिट है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा? 3 यूनिट होगा। ठीक, यानी उन्होंने कहा ऊर्जा का अगर अंतर निकालना चाहते हो, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का ऊर्जा का अंतर निकालना चाहते हो, तो उन्होंने कहा इस ऊर्जा का अंतर निकालने के लिए एनर्जी का अंतर निकालने के लिए डेल्टा शब्द का इस्तेमाल। डेल्टा मतलब डिफरेंस। ये क्या हो गया? एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये कम होगा, और डिफरेंशिएशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट। ये ध्यान देना, ये माइनस का सिंबल नहीं है, इसका मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको पहले लिख के बाद वाले से माइनस कर दो, कम वाले से माइनस कर दो। तो इसमें जानते हो कि एनर्जी लेवल अभी हमने बताया है, दूसरी कक्षा का जो ऊर्जा होगा वो ज़्यादा होगा, अर्थात E2 माइनस क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया? डेल्टा E। यानी ऊर्जा का जो मान होगा वो हायर ऑर्बिट, ऐसे समझ लेते हैं, ऊर्जा का जो मान है हायर ऑर्बिट, उच्च ऊर्जा वाला, हाई एनर्जी बोल देते हैं, हाई एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, ये क्या आएगा? ऊर्जा में अंतर आएगा। कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, चलिए, ये जो है बोर के क्वांटम सिद्धांत की कुछ बातें हमने यहाँ पे की। ठीक, जो बची हुई बातें हैं नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं। ठीक है।